खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। भाई आप होश में तो हो? क्या कह रहे हो? आपने अगर अलीज़ा को इस नज़र से नहीं देखा तो क्या मैंने देखा है? मतलब मेरी आप दोनों के बीच में मैं कैसे आ गया? रोयान को सलमान की बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। एक लड़की जो पहले बड़े भाई के लिए पसंद की गई थी, अब उसे उसके साथ बांधा जा रहा था। ये अलीज़ा के साथ भी ज्यादती थी। क्यों? तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो सकती? सुलेमान ने अपनी आईब्रोज एक दूसरे में पेवस्त कर लिए। वकार की खामोशी सबकी समझ से बाहर थी। अलीज़ा तड़प कर सामने आई थी। ताया अब्बू, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता। हरगिज़ नहीं। मैं कोई गाय बकरी नहीं हूँ कि मुझे किसी भी राह चलते से बांध दें। वो दबा दबा सा चिल्लाई थी। आंसू उसकी आंखों से बरसने को तैयार थे। बेटा, रोयान कोई ऐरा गैरा नहीं है। मेरा बेटा है, मेरा खून है। वकार की बात पर सभी शॉक्ड हो गए थे। सुलेमान कुछ पुरसकून हुआ था। बाप को जिंदगी में पहली बार उसकी कोई बात समझ में आई थी। वो वहाँ से खिसक गया था। उसका अब वहाँ कोई काम नहीं रहा था। रोया ने सलमान को जाते देखा तो किलक कर रह गया। आग लगी है बस्ती में और मेरा भाई अपनी ही मस्ती में। मतलब हद ही हो गई। मैं तो मूड बनाकर बैठा था कि भाई की शादी होगी, मैं भी चाचू बनूंगा, मगर ये बिग बी तो मुझे डायरेक्ट पापा बनाने पर तुले हुए हैं। वह मुसलसल फरवा के कान में खुसर पुसर कर रहा था। फरवा ने उसे जवाब में घुरियों से नवाजा। चुप कर जा मनोज, सुन लेगा तेरा बाप। तो ताया अब्बू, इसका मतलब आप भी साजिश में शामिल हैं? और कौन कौन शामिल है? आज आप सब एक ही बार मुझे बता दें। वो अम्मा और फरवा की तरफ मुड़ी। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, मगर अलीज़ा हाथ झटक गई। आप सब झूठे हैं, धोखेबाज हैं। आप सब सलेमान के साथ मिले हुए हैं। वो हिज़यानी हालत में चिल्लाती हुई ज़मीन पर बैठ गई थी। रोयान के दिल को कुछ हो सा गया। ये अलीज़ा के साथ भी ज्यादती है, उसके एहसासात का कत्ल है। वो उसके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अलीज़ा, उठो ज़मीन से। ये कैसा जाहिलों वाला रवैया है? बेटियां जवान होती हैं तो माँ बाप सोचते हैं, बहुत से रिश्ते बनते और टूटते हैं। अम्मा ने आगे बढ़कर उसे समझाने की कोशिश की, मगर इस वक्त वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। इस बाप को मेरी परवाह कब से होने लगी, जो अपनी बीवी की सौतेली औलाद को जिगर से लगाए फिरते हैं और मुझे आप लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब मेरी ज़िंदगी का फैसला भी मैं खुद नहीं ले सकती। आज वो अपने आप में थी ही कहाँ। देखो बेटा, रोयान भी तो है। क्या वो तुम्हारी तरह शोर कर रहा है? शौक तो उसे भी लगा है ना, मगर वो तो नॉर्मल है। अम्मा ने रोयान की मिसाल देते हुए उसे दोबारा समझाने की कोशिश की। वकार आगे बढ़े और अलीज़ा के सर पर शफकत से हाथ रखा। अलीज़ा, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी भी तुम में और जोया में फ़र्क नहीं किया। जैसे मेरी जोया है वैसे ही तुम हो। ये फ़ैसला सरासर तुम्हारे अपने बाप का है। तुम्हारे सगे बाप ने ये फ़ैसला लिया है। हम में से कोई भी इस फ़ैसले में ना तो शामिल है और ना ही इसके बारे में किसी को इल्म था। तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, मगर थोड़ा सा दिल बड़ा करके इसके बारे में सोचना ज़रूर। ये नामुमकिन नहीं है और इसमें कोई कबाहत भी नहीं है। मुझे तुम्हारे बाप की बात बुरी नहीं लगी, मगर तुम अपने दिल से हमारे लिए ये बदगुमानी निकाल दो। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। वो उसे ज़मीन से उठाकर चेयर पर बिठाते प्यार से उसके बाल सहला रहे थे। कोई तुम्हारे साथ बेटा ज़बरदस्ती नहीं करेगा। मैं मंसूर को भी नहीं करने दूंगा, मगर तुम सुलेमान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हम ज़ोर ज़बरदस्ती से उस बसपक से तुम्हारी शादी करवा भी दें तो अभी वो मोहब्बत नहीं करेगा तुमसे। बस तुम इस तरह रो मत मेरी बच्ची। अब घर में तुमसे इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करेगा। तुमने जो भी फैसला लेना होगा तुम अपने बाप को खुद बताओगी। वकार खुद भी अलीज़ा को ऐसी हालत में देखकर दिल बर्दाश्ता हो रहे थे, मगर सच तो ये है कि मंसूर की बात उन्हें भी बुरी नहीं लगी थी। दिल से उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि अलीज़ा यहीं रहे। यूनिवर्सिटी के हॉल में सब इब्रार के गिर्द जमा थे। वो सीना चौड़ा किए बड़े फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी के किस्से सुना रहा था। देखा आप सब ने, वो मिशन मेरे बगैर मुमकिन ही नहीं था। पीछे खड़े चंद कौंसलर आपस में सरगोशी करते हुए हंस पड़े। वाह भाई वाह, सारा काम तो कलंदर की टीम ने किया है और ये जनाब ऐसे क्रेडिट ले रहा है जैसे अकेला हीरो यही था। हाँ भाई, असल हीरो तो पर्दे के पीछे हैं और ये सिर्फ दांत समेटने में माहिर है। मजमा में तालियों की गूंज बढ़ती गई और इब्रार फतेहाना मुस्कुराहट बिखेरता रहा। बेखबर के लोग पसे पर्दा क्या कहानियां सुना रहे हैं। वो टाई दुरुस्त करते हुए बड़े प्रोफेशनल अंदाज में माइक के सामने आया। ये मिशन हमारे लिए एक तारीखी कामयाबी है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। मैं और मेरी टीम ने दिन रात एक किया, हर कदम सोच समझ कर उठाया, हर खतरा सामने से कबूल किया। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि एक हफ्ते तक यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। अब ये कितना झूठा है ये आदमी, कैसे तारीफें समेट रहा है ये। कैलेंडर अच्छा हो तो आज के बाद इसका साथ ना दे। इन दोनों को न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। मैंने सुना है ये कैलेंडर को पकड़ने के चक्करों में है। मतलब अगर वो इसके साथ काम नहीं करेगा तो ये उसे फंसा देगा। सोच है इसकी कि ये कैलेंडर पर हाथ डालेगा। उसके सिर्फ ख्वाब ही हैं बस। उसकी मदद अल्लाह करता है क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ बोलता है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं कैलेंडर का साथ दूंगा।
मैं अपने अंदर के कैलेंडर को मरने नहीं दूंगा। घंटे बजने की आवाज़ पर सनिया ने दरवाज़ा खोला। सामने खुश लिबास जोड़ा खड़ा था, हाथ में मिठाई का डब्बा और साथ एक वही मनहूस चेहरा जो वो ज़िंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहती थी। उनका बेटा, वही लड़का, यूनिवर्सिटी का बदतमीज़ जो हर वक्त सनिया को तंग करता और कुछ दिन पहले किसी ने उसकी दुर्गत भी बनाई थी। वो अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। गेट के बाहर खड़े गार्ड्स और महंगी गाड़ी इस बात का सबूत थी कि वो अच्छे खासे असर रसूख वाले हैं। सनिया के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और सांस अटकने लगा। या अल्लाह, ये तो वही है। ये यहाँ क्यों? इस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम बेटी, तुम शायद सनिया हो। वो औरत अपनी साड़ी संभालते हुए बोली। सनिया के कान सुनना ही नहीं चाहते थे। कमरे की दीवारें, फर्श, सब कुछ घूमने लगा। उसका ज़हन जैसे किसी खौफनाक धुन में लिपट गया। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर ज़बान लड़खड़ा गई। जी, ये हमारा बेटा अदनान है। बड़ी इज्जत वाली फैमिली है हम। इसे तो तुम जानती ही हो। हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे बेटे को मोहब्बत हो गई है तुमसे और इसकी ख्वाहिश हम रद्द नहीं कर सकते। सनिया की ये सुनकर हालत गैर हो रही थी। पसीना माथे पर उभर आया, हाथ कांपने लगे। दिल कह रहा था भाग जा। चीख थे मगर जिस्म था कि सुनी हो गया। वो लड़का मक्काराना मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, अब कहाँ जाओगी? अचानक सनिया ने कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। जी, मैं अम्मा को बुला कर लाती हूँ। उसकी आवाज़ धीमी, लरसती हुई और आंखों में नमी के साथ निकली। वो अंदर भागी तो उसका सांस फूल रहा था, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ये रिश्ता? नहीं, ये मुमकिन नहीं। सनिया भागती हुई अंदर आई, आंखों में खौफ और सांसें बेतरतीब। कमरे में सादिया बैठी थी। मामा, मैंने कुछ नहीं किया। सनिया हिचकियों के बीच में बोल रही थी। वो मुझे यूनिवर्सिटी में तंग करता था मामा, मैंने कुछ नहीं किया। सादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा कर खड़ी हो गई। क्या क्या बोले जा रही हो सनिया? क्या हुआ है और कौन तंग करता है? उनकी छठी हिस्स उन्हें बहुत कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थी। सनिया ने बस सर हिलाया। और आंखों से आंसू बह निकले। मामा, वो मुझे तंग करता था। आप जानती हैं ना, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। सादिया के हाथ कांप गए। उन्होंने फौरन सनिया को सीने से लगाया। चुप कर बेटी, रो ना, मत रो, मैं हूं ना। मुझे सब सच सच बताओ, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगी। सनिया ने टूटे फूटे अल्फाजों में सारी कहानी बता दी। सादिया बेगम गुस्से से खड़ी हुई। अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग किस मुंह से आए हैं? तुम अंदर ही रहो, मैं देखती हूँ, मगर तुम बाहर नहीं आओगी। मामा, फारिस भाई को बुला लें, ये लोग बदतमीजी करेंगे आपसे। आप मत जाएं बाहर। सनिया को अंदाजा था कि इनकार की सूरत में वो लड़का शोर करेगा। बात अब उसके घर तक पहुंच गई थी। अब वो किसी से भी छुपा नहीं सकती थी। मरती क्या ना करती। उसने लरसते हाथों से फारिस को फ़ोन किया मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में भौंचाल मचने वाला है। सादिया बेगम ने घबराहट पर काबू पाते हुए दुपट्टा सर पर डाला और ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। सामने वो औरत और मर्द बैठे थे, साथ ही उनका बेटा अदनान जो तंजिया मुस्कुराहट से इधर उधर देख रहा था। सादिया ने बहुत ही अदब से बात शुरू की। आप लोगों को पहली बार देखा है। आप लोग हमारे मोहल्ले के तो नहीं लगते। वो बस बात शुरू करना चाहती थी। हमारे घर की काम वाली इस मोहल्ले की नहीं हो सकती तो हम कैसे हो सकते हैं? हमारे हुलिया देखकर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारा ताल्लुक किस घराने से है। देखो बीबी, बहुत मुख्तसर बात करूँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये मेरा बेटा है अदनान। कुछ दिनों पहले कॉलेज में सनिया के साथ उसका कोई मसला हुआ और आपकी बेटी ने कुछ गुंडे भेज कर उसे बुरी तरह से मारा पीटा और पूरी यूनिवर्सिटी में माफ़ी मंगवाई। कुछ वीडियोस वायरल भी हुई हैं। मेरा ताल्लुक सियासत से है और इन वीडियोस का असर मेरी सियासत पर बुरी तरह से पड़ा है। हम सनिया का रिश्ता लेने आए हैं। अदनान से उसकी शादी करवाएंगे और सनिया हमारे घर की बहू बनेगी। यूं लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और तुम्हारी बेटी की बख्शिश भी हो जाएगी। वो गरूर भरे लहजे में सादियों को ये बावर करवा रहे थे कि उनकी औकात सिफर है। जी भाई साहब, बहन जी आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, मगर हमें माफ़ कीजिए। हम सिर्फ अपनी ज़ात में शादियाँ करते हैं, इसलिए ये रिश्ता हमारे लिए मुमकिन नहीं। और ये बात सनिया की कि उसने गुंडे भिजवा कर आपके बेटे को पिटवाया, तो मैं ये नहीं मान सकती क्योंकि मेरी बेटी के ऐसे किसी भी इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी बेटी पढ़ने जाती है, गुंडागर्दी करने नहीं जाती। साथिया बेगम के लहजे में अपनी बेटी के लिए इत्तेमाद था। आप जानती भी हैं आप किसे इनकार कर रही हैं। बहुत स्ट्रांग फैमिली है हमारी। आपकी बेटी की इतनी औकात नहीं है मगर हम रिश्ता खुद चल कर लाए हैं। वो अपने बदबूदार और हकारत भरे लहजे में बोला। देखिए भाई साहब, आपकी दौलत और रुतबे से हमें क्या लेना देना। हम सफ़ेद पोश हैं, मगर आप लोग तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से। हम अपनी बेटी की बात कहीं और तय कर चुके हैं। आपके बेटे को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी ऐसी किसी भी किस्म की सरगर्मी में शामिल नहीं हो सकती।
सादिया ने उन्हें सहूलत से समझाने की कोशिश की। इतनी शरीफ नहीं है आपकी बेटी, ज़रा उसे बुलाइए तो। आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ। मास्क पहनकर मुझे मारने जो आया था, कौन था वो? आपकी बेटी का यार। इसे तो मैं ढूंढ निकालूंगा, मगर आपकी बेटी की शादी सिर्फ मुझसे होगी, हर सूरत, हर कीमत पर। ये ड्रामा बंद करें और बात पक्की करें। बहुत ज़लील किया है आपकी बेटी ने मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में। अदनान नहायत बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहा था। सादिया ऐसे अल्फाज अपनी बेटी के लिए नहीं सुन सकती थी, मगर इस वक्त वो अकेली औरत थी घर में। वो बात को बढ़ा नहीं सकती थी। देखो बेटा, किसी की बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, और वो भी उसके लिए जिससे तुम शादी के ख्वाहिशमंद हो। फ़िलहाल आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करूँगी। आपको वाकई में कोई गलत फहमी हुई है। आप लोग जाएं और जांच पड़ताल करें, मामला कुछ और होगा। वो बात को किसी तरह ख़त्म करना चाहती थी। सनिया बातें सुन सुनकर पागल हो रही थी। उसे लगा जैसे उसके सर से किसी ने चादर खींच ली हो। मोहल्ले वाले बड़ी सी गाड़ी देखकर तजस्सुस से मरे जा रहे थे। सादिया अब अकेले बात को नहीं संभाल सकती थी। शादी तो तुम्हारी बेटी की मुझसे ही होगी। बुलाओ उसके यार को जिसने पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा मुकाला किया था। देखता हूँ अब कैसे बचाएगा उसे। अदनान आपकी बार हद से तजावुज़ कर रहा था। वो दरवाजे के पास खड़ा जानबूझकर चिल्ला रहा था, सुनो, सुनो, तुम सब सुनो। अपने अपने बेटों को इस लड़की से बचा के रखना। ये मासूम लड़कों को फंसाती है, फिर उनको अपने दोस्तों से पिटवाती है। वो उसकी इज्जत के बखिए उधेड़ रहा था। साथिया बेगम ने तड़प कर अपने मुंह पर हाथ रखा। ये क्या कर रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? वो अपनी बेटी की पाक दामनी पर कीचड़ उछलता हुआ देखकर तड़प उठी। सनिया के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही थी। वो माँ की ऊंची आवाज़ सुनती हुई बाहर को भागी। मोहल्ले वाले दरवाजे के बाहर खड़े गाड़ी और शोर देखकर कान लगाए खड़े थे। सबकी नज़रें उस दरवाजे पर जमी थी। सादिया बेगम ने घबराकर बेटी को पीछे किया और हाथ उठाकर कहा, बस करो अदनान, हमारी इज्जत का तमाशा मत बनाओ। अभी बात अधूरी थी कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। नूरुल्लाह अंदर दाखिल हुए। उसके पीछे फारिस था। दोनों के चेहरों पर सख्ती और आंखों में आग भरी हुई थी, क्योंकि वो अदनान के अल्फाज घर में दाखिल होने से पहले सुन चुके थे। अदनान के वालिद को नूरुल्लाह ने पहली नज़र में पहचान लिया था। ये सब क्या हो रहा है? नूरुल्लाह की आवाज़ कमरे में गूंजी। अदनान एक लम्हे को साकित हुआ, मगर फिर हनकार कर बोला, आपके घर की लड़की ने मेरा मजाक बनाया है। अब ये मेरी बीवी बनेगी, वरना। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले फारिस आगे बढ़ा और उसके गिरीबान में हाथ डाल दिया। वरना क्या? बोल। वरना क्या? तेरी ज़ुबान खींच लूँगा अगर मेरी बहन का नाम तेरी ज़ुबान पर भी आया तो। तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में कदम भी रखने की? बोल। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ज़बान खोलने की? फारिस ने पहले उसके मुंह पर ज़ोरदार मुक्का मारा, फिर उसकी लातों और घूंसों से अच्छी मेहमान नवाजी की। अदनान को फारिस के बारे में तो मालूम ही नहीं था। वो तो उसे अकेली समझकर उसे हरासा करना चाहता था, मगर यहाँ तो उसे लेने के देने पड़ गए थे। उसे मालूम ही नहीं था कि उसका कोई भाई भी है। मोहल्ले वाले दरवाजे के शोर पर अंदर कदम रखने को बेचैन थे। अदनान के पेरेंट्स अपने बेटे को बुरी तरह से पिटते हुए देखकर चिल्लाए, गार्ड्स अंदर आओ, कहाँ मर गए हो सबके सब। नूरुल्लाह अपने जवान बेटे को आप ही से बाहर होता देखकर अदनान के वालिदैन की तरफ बढ़े। मार दे मेरा बेटा आपके बेटे को। इज्जत से निकल जाए, वरना मुझे पुलिस बुलवानी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन से पहले आप पुलिस और कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहेंगे। नूरुल्लाह की बात पर अदनान के वालिद को होश आई। अपने बेटे की बनती दुर्गत पर वो खुद भी सख्ते में आगे थे। मीडिया पर वो किसी किस्म का स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो चिल्लाकर गार्ड्स को पुकारने लगे, जो अभी तक अंदर नहीं आए थे। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनका मालिक पिट भी सकता है। गार्ड्स ने फ़ौरन वस्त में आकर अदनान को फारिस के हाथों से खींच लिया। तुमने कहा था कि मैं बस थोड़ा बहुत शोर मचाऊंगा, लेकिन यहाँ तो तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकलवा दिया है। 5 मिनट के अंदर बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा, याद रखना। अदनान के वालिद उसे वार्न करते हुए अपनी बीवी का हाथ पकड़े जल्दी से दहलीज पार करके। अदनान फारिस के सामने उसको धमकी देता हुआ वहाँ से निकल गया। फारिस उसे दबोचने को आगे बढ़ा, मगर अदनान के गार्ड्स उसे वहाँ से लेकर जा चुके थे। फारिस ने हाथ का मुक्का बनाकर सामने खिड़की पर दे मारा। शीशा चिकनाचूर हो गया था। उसके हाथ से खून की एक लंबी धार बह रही थी, मगर वो होश में था ही कब। उसके सीने में तो जैसे आग जल रही थी। सनिया का दिल शिद्दत से कांप रहा था। वो किसी डरी सहमी हुई हिरनी की तरह दीवार के साथ चिपकी हुई थी। उसका शिद्दत से दिल चाहा कि काश उसकी सांसें बंद हो जाएं। सारी गली उनका तमाशा देख रही थी, मगर आगे बढ़कर किसी ने भी कुछ ना कहा। जोया और अलीज़ा छत पर से सारी कार्रवाई देख रहे थे। अलीज़ा का रो रो कर बुरा हाल था। उसे सनिया के पास जाना था।
अम्मा और फरवा भी अलग परेशान थी कि कैसे बराबर वाले घर जाकर उनको तसल्ली दे, कहीं वो ये ना समझे कि हम तमाशा देखने आए हैं। सुलेमान और रयान दोनों ही एयरपोर्ट गए हुए थे मंसूर को लेने। अगर इन दोनों में से घर पर कोई भी मौजूद होता तो फारिस को हरगिज अकेले नहीं छोड़ता। नूरुल्लाह अपने झुके सर और झुके कंधों से दरवाजे की तरफ बढ़े, खामोशी से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। वैसे भी सारा तमाशा तो मोहल्ला देख ही चुका था, अब और बाकी क्या रह गया था। और सनिया, वो तो जैसे अंदर से टूट रही थी। उसकी सांस अधूरी, आंखों के तरफ गहरे साए, होंठ सफ़ेद हो चुके थे। उसने खुद को बेड पर घसीट लिया, हाथों से मुंह दबाया और बार बार यही दोहराती रही, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अल्फाज का शोर उसके अंदर की खोखली जगह में गूंज कर रह गया। बदन कांप रहा था, दिल किसी तूफान की मानिंद शोर मचा रहा था। जब बेटी के बाप का सर झुक जाए तो बेटी की दुनिया अंधेरों में डूब जाती है। वो शजर जिसके साए तले बेटी सुकून से सांस लेती थी, अचानक ही अपनी मजबूती खो बैठे तो बेटी की सांसें भी डूबने लगती हैं। बेटी की आंखों का ख्वाब बाप की आंखों की चमक से बंधा होता है, और जब ये चमक बुझती है तो बेटी के दिल में ऐसा जलजला आता है जिसे कोई सहारा थाम नहीं सकता। बाप की इज्जत बेटी के वजूद का ताज है, और ताज अगर गिर जाए तो शहजादियां यतीम हो जाती हैं। नूरुल्लाह अपना दिल पकड़े सोफे पर बैठ के थे। मना करता था सादिया, मैं तुम्हें मना करता था इसी वक्त के लिए। बच्ची को बाहर मत निकालो, उसे मत पढ़ाओ, मगर तुम दोनों माँ बेटे ने मेरी एक ना सुनी। उनका मान, उनका गरूर, सब कुछ आज खाक हो चुका था। उनकी बेटी का नाम उनकी दहलीज पर उछाला जा रहा था। फारिस आगे बढ़ा, बाप का हाथ पकड़ा, नरम लहजे में कहा, बाबा हौसला रखिए, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, मगर अपनी बहन पर आंच भी नहीं आने दूंगा। बस आप हौसला करें, कुछ नहीं हुआ। बाप का ठंडा वजूद देखते हुए फारिस के ओसान खता हो गए। सनिया बेकाबू दौड़ती हुई कमरे में चली आई। मैं बेकसूर हूँ बाबा, मेरा यकीन करें। वो लड़का मुझे और लीज़ा को तंग करता था। मैं डर के मारे नहीं बताती थी कि आप मेरा यूनिवर्सिटी आना जाना बंद ना कर दें। मेरा आखिरी साल था, सब खत्म हो जाता। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कसम बाबा। सनिया की आवाज़ टूट फूट कर उसके हलक से निकली। फारिस से अपनी बहन की यह हालत नहीं देखी जा रही थी। वो उसे झट से अपनी बाहों में समेट गया। वो जानता था अपनी बहन को, बहुत अच्छी तरह से उसे सनिया पर पूरा भरोसा था कि वह कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसके भाई का और उसके बाप का सर झुक जाए। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, किसने कहा तुमसे तुमने कुछ किया है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो सब। अब कुछ ठीक नहीं होगा फारिस, सब खराब हो गया। तुमने देखा नहीं कैसे वो हमारी बच्ची को बदनाम करके गया है। ये दुनिया जालिम है, कभी नहीं मानेगी। नूरुल्लाह ने आहिस्तगी से आंखें खोली। उनकी आंखों में पिछले बीते हुए कुछ लम्हों की तलखी उभरी। वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा ना सके, ना ही हाथ उठाकर तसल्ली दे सके। बाबा, क्या आपको अपनी बेटी पर भी यकीन नहीं है? वो लड़का कॉलेज की बहुत सी लड़कियों को तंग करता था। नूरुल्लाह ने सनिया को हाथ उठाकर मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया। उसने अलीज़ा का नाम नहीं लिया, वो तो सिर्फ हमारी दहलीज को गंदा करके गया है। काश बता देती बेटा, मैं तुम्हारा आना जाना बंद कर देता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। सादिया ने लड़खड़ाते हाथों से पानी नूरुल्लाह की तरफ बढ़ाया। वो जानती थी ये दुनिया कितनी जालिम है। उसकी बेटी मासूम होते हुए भी अब कसूरवार बना दी जाएगी। ये दुनिया ऐसी ही तो है। कमरे की फिजा गम और इस्तराब में घिरी हुई थी। सनिया एक तरफ बैठी बेहोशी की हद तक थक कर नूरुल्लाह के घुटनों पर सर रख गई। फारिस का कलेजा बस फटने को था। उसकी लाडली कितने कर्ब में थी। काश कि वो इसी वक्त अदनान को शूट कर देता, मगर यही तो उसकी ट्रेनिंग थी कि कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना। वो अपने कमरे की तरफ जुनूनी हालत में पड़ा था। उसे सलमान की अशद ज़रूरत थी इस वक्त। नूरुल्लाह सनिया का हाथ हटाते अपने कमरे में चले गए। सादिया को शोहर की सेहत की फिक्र थी, वो भी उनके पीछे पीछे लपकी। सनिया वहाँ अकेली बैठी थी, बिल्कुल तन्हा। उसे अपने घर से, खुद से, हर चीज़ से वहशत हो रही थी। उसकी सांस बंद हो रही थी। उसकी आंखों के सामने हर मंजर ही धुंधला दिखाई दे रहा था। आज की रात उन सब पर बहुत भारी थी। यही तो ज़माने का अलमिया है कि झूठ एक लम्हे में कबूल हो जाता है, मगर सच को सच साबित करने के लिए इंसान को सब्र, हौसला और बेशुमार इम्तिहान देने पड़ते हैं। सच को सच साबित करना हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि झूठ के शोर में सच की आवाज़ दब जाती है। सनिया की ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर आ गई। बहुतान के तूफान ने उसे तोड़ दिया। तालीम ने उसे सोचने का हौसला तो दिया, और तरबियत ने बर्दाश्त का हुनर। मगर क्या ये दोनों चीज़ें उसे इस भंवर से निकाल सकेंगी? क्या वो खुद को संभाल सकेगी?